साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म दी नवोदया क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए ये जीके जीएस का 6वां प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें हमने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस को लिया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। ठीक, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लगाएं, उसको पढ़ें, याद करें और अंत में यही कहना है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका जो प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, उससे हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक, और वीडियो को लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते जाएं अपने दोस्तों में। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कि निम्न में से कौन से राज्य उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा से सटता या सटते हैं? ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश राजस्थान, बी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, सी छत्तीसगढ़ और डी झारखंड। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की कौन सी दक्षिणी, ठीक, दक्षिणी सीमा से कौन से हैं? ये हो गया अपना उत्तर, ये पूरब, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो दोस्तों दक्षिण में जो उत्तर प्रदेश से सटने वाले जो राज्य हैं वो हैं हमारे राइट आंसर बी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। ठीक है, और यहाँ पूरब में अपना बिहार है, पूरब साइड में क्या है? बिहार है। और उत्तर में नेपाल है, नेपाल ये, और उत्तराखंड है। ठीक, उत्तराखंड। और जो अपना पश्चिम है, पश्चिम में है हमारा दिल्ली और हरियाणा, ये पश्चिम में है। चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के विकास के किस चरण में ग्राम सभा एवं ग्राम समाज के अधिकारों को एक कर दिया था? ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ए, द्वितीय चरण था जो 1954 से 1960 ईस्वी के बीच का। इसमें ग्राम सभा एवं ग्राम समाज के अधिकारों को एक कर दिया था। ठीक है, एक कर दिया था। और एक चीज़ और एक है, पहले पंचायतें जो अभी वर्तमान में न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत, उसको पहले कहा जाता था पंचायत अदालत। ठीक है, क्या कहा जाता था? पंचायत अदालत। तो 1955 में अदालत, 1955 में इनका नाम बदलकर क्या किया गया? न्याय पंचायत किया गया था। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में की गई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित हो रहा है या हो गया है? ये कह रहा है बलिया, बी पीलीभीत, सी सहारनपुर और डी मथुरा। तो दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पे हमारा बी पीलीभीत। ठीक है, क्या है? बी पीलीभीत। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1079 वर्ग किलोमीटर, 1079 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फटाफट टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चौथा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े होने का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? ठीक है, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हमारा यूपी पिछड़ा हुआ है उसके क्या कारण हैं? ए कह रहे हैं कि खनिज संसाधनों का अभाव, बी अब स्थापना सुविधाओं का अभाव, सी पूंजी निवेश की कमी और डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट सही हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, यद्यपि क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो भारी और आधारभूत उद्योग हैं, ठीक है, जैसे क्या हुआ, लौह उद्योग हुआ, अभियंत्रण उद्योग हुआ, रसायन उद्योग, इनका जो विकास है वो अपेक्षित जितना होना चाहिए था उस हिसाब से पर्याप्त नहीं हुआ है। ठीक है, इन सब में अपना पिछड़ा हुआ है। लेकिन कृषि हुआ, ठीक है, कृषि और कुटीर उद्योग में यूपी में ठीक ठाक इनकी स्थिति है। ठीक, इनमें काफ़ी अच्छा यूपी ने विकास किया है। ठीक, तो चलिए और भी यहाँ के जैसे हथकरघा उद्योग भी फेमस है यूपी में, और जो सूती वस्त्र वाला भी है, ऊनी कपड़ा, चमड़ा वगैरह, ये सब ठीक ठाक यहाँ पे कार्य कर रहे हैं ये सब उद्योग।
चलिए फिर है 5वां प्रश्न है कि 1936 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित हुआ था। अच्छा ठीक है, ये क्या है, कब, ये 1936 का है। तो 1936 के पहले एक और घटना हुई थी 1935। ठीक है, 1935 में क्या हुआ था कि जो 1935 का अधिनियम आया था उसको मंजूरी मिली थी। ठीक है, 1935 का जो अधिनियम आया था उसको मंजूरी मिली थी। कब, ये 2 अगस्त 1935 को आया था। तो ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1936 का, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी, ये एक प्रकार से कहा जाए तो इस 1935 के अधिनियम की इसमें कड़ी आलोचना की गई थी। ठीक है, और ये जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए, लखनऊ। चलिए छठा प्रश्न है कि शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है। शीत युद्ध, ठीक, कोल्ड वार। ठीक, कोल्ड वार का अभिप्राय क्या है। एक कह रहे पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, बी पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी, सी महाशक्तियों के बीच तनाव, और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी, उपर्युक्त सभी। क्या हो गया, डी, उपर्युक्त सभी। अच्छा, पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, ठीक है, तो पूर्व और पश्चिम के बीच के तनाव। ठीक, तो जैसे पूर्व में अपने पूंजीवादी कौन कौन हो गए, अमेरिका। ठीक, ये पूंजीवादी में अपने अमेरिका और उसके सहयोगी देश हो गए। साम्यवादी में अपना हो गया रसिया। ठीक, रसिया और उसके सहयोगी। अब इन दोनों के बीच में वैचारिक दुश्मनी रहती है। ठीक है, महाशक्तियों के बीच जो तनाव होता है वैचारिक, उसको हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। 7वां प्रश्न है विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। ए हड़प्पा, बी लोथल, सी चंद्रहूडो, डी मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर है डी, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार हैं वो हमें वहाँ से मिले थे। चलिए 8वां प्रश्न है कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया, किसको दिया। ये कह रहे हैं हिंदू धर्म को, बी कह रहे हैं कि शैव धर्म को, सी बौद्ध धर्म को, और डी जैन धर्म को। ठीक है, तो दोस्तों जो कलिंग है, कलिंग का शासक, ठीक, कौन, खारवेल, ये चेदी वंश का शासक था। किस वंश का, चेदी वंश का सबसे महान शासक रहा है ये, महान शासक कौन, खारवेल। तो इसने दोस्तों जो संरक्षण दिया था वो दिया था किसको, जैन धर्म को। ठीक है, किसे दिया था, जैन धर्म को। ठीक है, और ये जैन लोगों को ये ग्राम दान भी करता था। ठीक है, ग्राम दान, जैन लोगों को ग्राम दान। अच्छा, इसका उल्लेख कहाँ मिला है, इसका उल्लेख मिला है हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका उल्लेख मिला है। ठीक, चलिए 9वां प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। ठीक, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनास उस-सिराज, सी इल्तुतमिश, और डी गयासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों जो सही मायनों में दिल्ली सल्तनत का जो उद्धारक था वो था हमारा कौन सा, सी। राइट आंसर सी हो गया, इल्तुतमिश। ठीक है, चूंकि प्रथम जो शासक था वो तो कौन था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन जो दिल्ली का विकास इल्तुतमिश ने किया है, ठीक है, सैन्य व्यवस्था हुई, मुद्रा प्रणाली हुई, वो इसने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित किया था, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ठीक, फतेहपुर सीकरी ये आगरा के पास एक स्थान है। ये कह रहा है कौन सा स्थान, इनमें से कौन सी जो इमारत है वो वहाँ पर स्थित नहीं है। पंचमहल है, मोती मस्जिद, ये मोती मस्जिद है जो आगरे के किले में है, और कहाँ पे है, ये आगरा और दिल्ली के किले में स्थित है, आगरा फोर्ट में है। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सलीम चिश्ती और मरियम पैलेस, ये सारे कहाँ स्थित हैं, ये सब फतेहपुर सीकरी में है। ठीक, तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे बी, मोती मस्जिद, जो कि
फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। 11वां प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? ठीक है, इंग्लिश मीडियम इन्होंने कब किया था अंग्रेजों ने? ए कह रहा है कि 1813, बी कह रहे हैं 1833, सी 1835 और डी 1844। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है सी 1835। ठीक है, और जो अंग्रेजी को माध्यम बनाने का श्रेय जाता है वो जाता है किसको? लॉर्ड मैकाले को। किसको जाता है? लॉर्ड मैकाले को। ठीक, चलिए 12वां प्रश्न, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? ठीक है, ब्रिटिश क्राउन अर्थात जो भारत का शासन था वो कब सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से छिन गया था और सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। तो वो गया था दोस्तों, राइट आंसर है बी 1858। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके बाद से ये जो ब्रिटिश क्राउन है उसने इंडिया को अपने डायरेक्ट अधिकार में ले लिया था। ठीक है, डायरेक्ट अधिकार में ले लिया था। अच्छा, ये कब हुआ था? 1 नवंबर 1958 को, 1 नवंबर 1958 को। ठीक है, इलाहाबाद में एक शाही दरबार, ठीक, इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। ठीक, लॉर्ड कैनिंग जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा एक शाही दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसमें ये उद्घोषणा की गई थी कि अब जो भारत का शासन है वो डायरेक्ट किसके हाथ में रहेगा? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में रहेगा। चलिए 13वां प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? ए टर्किश खलीफा, बी आगा खां, सी मोहम्मद अली जिन्ना और डी अबुल कलाम आज़ाद। ये था दोस्तों टर्किश खलीफा। ठीक है, किसके लिए था? टर्किश खलीफा। अच्छा जी, ये टर्किश खलीफा कौन थे? ये तुर्की के सुल्तान थे। ठीक है, ये तुर्की के सुल्तान थे। तुर्की के जो सुल्तान थे वो, इन सबको इन्हें इस्लाम का खलीफा माना जाता था। ठीक है, इस्लाम का क्या माना जाता था? खलीफा माना जाता था। अच्छा, जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी तो ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसने क्या किया था कि वो तुर्की को विघटित करना चाहता था। ठीक है, तो इसके परिणाम क्या हुए कि भारत में भी जो हमारी इस्लाम को मानने वाले लोग थे, मुसलमान लोग थे, वो उससे रुष्ट हो गए। ठीक है, रुष्ट हो गए। तो उसके परिणाम स्वरूप 17 अक्टूबर, ठीक है, कब? 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर ये खिलाफत आंदोलन का, ठीक, खिलाफत आंदोलन चलाया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट 14वां है कि पूर्वी हिमालय की कौन सी शाखा चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए कह रहे हैं असम, बी भूटान, सी दार्जिलिंग और डी पूर्वोत्तर हिमालय। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी दार्जिलिंग। ठीक है, अच्छा, दार्जिलिंग एक चीज़ के लिए और फेमस है, वहाँ से तीस्ता और महानंदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, क्या है? उद्गम स्थल है। चलिए 15वां प्रश्न है कि कच्छ का भूदृश्य है। कच्छ, ठीक है, कच्छ ये कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ का रण कहाँ? गुजरात में। ये गुजरात में। ये कह रहा है कि कच्छ का भूदृश्य है कैसा है? ए निम्नस्थ समतल तथा वालुकामय मैदान। ठीक, तो इसका राइट आंसर यही हो गया अपना, ये निम्नस्थ समतल तथा वालुकामय मैदान है। ठीक, और इसका जो पूर्वी भाग है वो क्या है? पूर्वी भाग में इसके थार का मरुस्थल है। क्या है? थार मरुस्थल। 16वां है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ए मुल्ताई नगर, बी महादेव पर्वत, सी नेपाल, डी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। तो राइट आंसर है ए मुल्ताई नगर। ठीक है, मुल्ताई नगर ये बैतूल जिले का एक स्थल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 17वां है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मतलब लौटते हुए मानसून का, लौटते हुए मानसून का अधिक प्रभाव होता है। अच्छा, तो जो दोस्तों लौटता हुआ मानसून है साथियों, वो
ये दक्षिण भारत के जो दक्षिण पूर्व भारत के जो प्रमुख राज्य हैं वहाँ पे ये अधिक वर्षा कराता है, जैसे तमिलनाडु हुआ, ठीक। तो ये तमिलनाडु में अच्छी खासी और आंध्र प्रदेश वगैरह में अच्छी खासी बारिश हो जाती है इसके लौटते हुए मानसून की। 18वां है कि कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा पड़ती है, ठीक। कृषि की पैदावार और कुटीर उद्योगों में बाधा पड़ती है, किस चीज़ से पड़ती है? ये कह रहा है अत्यधिक जनसंख्या, बी निरक्षरता एवं अधिक जनसंख्या, सी निरक्षरता, डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा, तो राइट आंसर हो गया है हमारा बी निरक्षरता, ठीक है। निरक्षरता और अधिक जनसंख्या के कारण जो कुटीर उद्योग होते हैं उनमें बाधा पड़ती है। अच्छा, निरक्षरता से क्या होता है? जानकारी एवं जो कार्यकुशलता है उसका अभाव होता है, ठीक है। 19वां प्रश्न है कि घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये पैट में आया था, यूपी पैट में, ये करीब 2022 वाले में आया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे? ये कह रहे हैं कि केरल, बी राजस्थान, सी असम और डी मणिपुर। तो राइट आंसर है इसका बी राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के कहाँ? भरतपुर में, भरतपुर में। किस नाम से? ये केवला देवी घाना पक्षी अभ्यारण्य, ठीक, घाना पक्षी अभ्यारण्य। चलिए 20वां प्रश्न, खगोलीय एकक है। खगोलीय एकक क्या है? ठीक है, खगोलीय एकक AU, खगोलीय एकक AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा, ये क्या होती है? तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है दोस्तों वो होती है पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के तक की माध्य दूरी, ठीक है, उनकी एवरेज दूरी होती है, वो कहलाती है अपनी खगोलीय एकक। तो यहाँ राइट आंसर अपना क्या हो गया? ए हो गया। चलिए 21वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। और इसका आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 164(1) के तहत, ठीक है, 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। 22वां प्रश्न है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपना ए हो जाता है, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। अच्छा, इस समिति की अध्यक्षता किन्होंने की थी? ये बलवंत राय जी थे, इन्होंने की थी और इसका गठन हुआ था 1957 में, ठीक। इसका गठन कब हुआ था? 1957 में। चलिए 23वां है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ए जिला पंचायत, बी नगर पंचायत, सी ग्राम सभा और डी क्षेत्र पंचायत। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है भारत में वो है क्या दोस्तों? ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा क्योंकि ग्राम सभा की बैठक में ग्राम में जो 18 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी वयस्क व्यक्ति हैं उन सबको मिलकर ग्राम सभा बनती है और उसकी बैठक में सारे लोग क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। 24वां है कि जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? जर्मनी में, ठीक है। तो जर्मनी में नाजीवाद में अपना आ जाएगा नाम, एक ही है, सी एडोल्फ हिटलर, ठीक है। अच्छा, एक एडोल्फ हिटलर, इसकी एक वो आत्मकथा भी पूछी जाती है, ठीक है। आत्मकथा कौन सी इसकी? आत्मकथा है मेन काम्प, ठीक है। क्या है इसकी? मेन काम्प, इसकी एक आत्मकथा है। 25वां, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? अलिखित संविधान, USA, UK, पाकिस्तान, भारत। तो यहाँ पे UK का जो संविधान है दोस्तों वो कैसा है? अलिखित संविधान है, ठीक है। ये यहाँ जो पुरानी परंपराएं हैं, संसदीय परंपराएं, उन्हीं के अनुसार शासन होता है। बाकी बाहर USA का लिखित है, पाकिस्तान का भी लिखित है और भारत का भी लिखित संविधान है। 26वां प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी
की स्थापना कब हुई थी? NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, राइट आंसर हमारा सी 1980 ईस्वी में। 27वां प्रश्न, भारतीय रेलवे में यात्रियों को खान पान की सुविधा उपलब्ध कौन कराता है? इरकॉन, IRCTC, AS व्हीलर या डोमिनोज? तो राइट आंसर हमारा बी IRCTC। ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशंस। ठीक है, ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। चलिए नेक्स्ट है कि 28वां प्रश्न है, नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? ए कह रहे हैं बैंकिंग सुधार, बी ग्राहक सेवा से, सी म्यूचुअल फंड और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नरसिम्हम समिति है उसका है संबंध बैंकिंग सुधार से। 29वां क्वेश्चन है, बुद्ध का अभिप्राय क्या है? बुद्ध का मतलब क्या है? ये कह रहा है ज्ञान प्राप्ति, बी मूर्ख, सी लोभी और डी अत्याचारी। बुद्ध का तो मतलब होता है दोस्तों ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हो गई तो आप बुद्ध हो गए। 30वां है कि निम्नलिखित में से किसे आप यूरी गागरिन से संबंधित करेंगे? अच्छा, यूरी गागरिन। ए अंतरिक्ष यात्रा, बी राजनीति, सी खेल और डी विशुद्ध विज्ञान। तो दोस्तों जो यूरी गागरिन हैं ये कौन हैं? ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, कौन है ये? प्रथम अंतरिक्ष यात्री। और इन्होंने 27 वर्ष की आयु में, कितनी? 27 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 1961 को, कब? 12 अप्रैल 1961 को, ठीक है, ये एक सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। चलिए 31वां प्रश्न है कि किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? तो राइट आंसर है इसका अधिक विशिष्टता ऊष्मा, राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न है कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ए कह रहा है प्रकाश परावर्तन, बी प्रकाश विक्षेपण, सी प्रकाश प्रकीर्णन और डी प्रकाश परिक्षेपण। दोस्तों जो सीवी रमन थे, ठीक है, सीवी रमन थे, ये एक भारतीय क्या थे? वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन थे ये? एक भारतीय वैज्ञानिक थे। तो इनको 1930 में फिजिक्स का नोबेल मिला था, यानी भौतिकी का जो नोबेल मिला था वो किस लिए मिला था? ये भौतिकी का नोबेल मिला था इनको प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। चलिए नेक्स्ट 33वां प्रश्न है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ए कह रहा है केवल निम्न तरंगदैर्घ्य, बी केवल मध्यवर्गीय तरंगदैर्घ्य, सी केवल उच्च तरंगदैर्घ्य और डी सभी तरंगदैर्घ्य। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, सभी तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ब्लैक बॉडी है वो सभी तरह की तरंगदैर्घ्य को क्या कर सकता है? अवशोषित कर सकता है। चलिए, और उत्सर्जित भी कर सकता है उसको। 34वां प्रश्न है कि 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं, क्या होते हैं? द्विफोक्सी लेंस, वी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस और डी पोलराइज। तो जो 3D मूवीज़ होती हैं उनको देखने के लिए जो चश्मे होते हैं उनमें पोलराइज्ड लेंसों का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंसों का? पोलराइज्ड लेंसों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धुआंधार तरीके से अपन लोग इसका चीरफाड़ करते हैं। फिर कह रहे गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा ए न्यूटन, बी आर्किमिडीज, सी गैलीलियो और डी फैराडे। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम और उसकी परिभाषा दोनों किसने दी थी? आइजक न्यूटन ने। ठीक है, किसने दी थी? आइजक न्यूटन। राइट आंसर अपना ए हुआ यहाँ पे। तीसरा कह रहे हैं मिथिला या मधुबनी पेंटिंग का संबंध, मिथिला या मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो हो गया अपना क्या? सी, बिहार। ठीक है, अब मिथिला और मधुबनी पेंटिंग के बारे में अपन लोग कुछ समझते हैं। ठीक है, क्या है कि ये वहाँ जो बिहार है, ठीक है, ये बिहार के जो मिथिला क्षेत्र में है, ये वहाँ प्रचलित एक
बहुत ही विख्यात वहाँ की ये चित्रकला की ये क्या है, विधा है। ठीक है, ये चित्रकला की विधा, इसमें महिलाओं द्वारा दीवारों पर, ठीक है, किस पे, दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, मिट्टी के घरों पर। ठीक है, मिट्टी के घर होते हैं जो, उन पर दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। और इसके कुछ एक दो अपने जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें सिया देवी हैं, एक कौशल्या देवी, गंगा देवी, सीता देवी तथा शशिकला देवी हैं। चलिए 37वां है कि अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। अधिक ध्वनि इनमें कौन करेगा, ए चिंपैंजी, बी बंदर, सी गोरिल्ला और डी बाघ। तो ऑब्वियसली इसमें राइट आंसर क्या हो गया, डी बाघ। ठीक है, बाघ की दहाड़ने की आवाज़ इन सबसे ज़्यादा होती है। 38वां प्रश्न है कि विजडन ने सदी के चैंपियन की उपाधि, विजडन ने सदी के चैंपियन की उपाधि निम्न को दी थी, सर डॉन ब्रैडमैन, बी मार्क्स स्पिट्ज, सी पेले और डी कपिल देव। अच्छा, तो विजडन ने कपिल देव को, ठीक, 20वीं सदी के चैंपियन की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 39वां, जल एवं अल्कोहल है। जल और जो अल्कोहल है ये कह रहा कैसा है, पूर्णतः मिश्रणीय, अंशतः मिश्रणीय, अमिश्रणीय और कोई नहीं। तो जो जल और अल्कोहल होता है वो कैसा होता है दोस्तों, ये पूर्णतः मिश्रणीय होता है। ठीक है, आपस में ये मिश्रण हो जाता है पूर्ण रूप से। 40वां प्रश्न है कि फास्फोरस निम्न में से किसमें, फास्फोरस का इनमें से किसमें विलय होता है। फास्फोरस है वो किसमें घुलता है, ए ईथर, बी जल, सी कार्बन डाइसल्फाइड में और डी एसीटोन में। तो जो फास्फोरस होता है वो किसमें घुलता है, सी कार्बन डाइसल्फाइड में। ठीक है, सी कार्बन डाइसल्फाइड। और इसका दिया सलाई बनाने में, दिया सलाई उद्योग में इसका, दिया सलाई उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 41वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। ठीक, अक्रिय गैस या नोबल गैस। एक कह रहा है कि ब्रोमीन, बी नियोन, सी ऑर्गन और डी क्रिप्टन। तो दोस्तों कितनी, 6 अक्रिय गैसेस हैं, 6 अक्रिय गैसेस हैं अपने। ठीक है, कौन कौन सी, हीलियम, ठीक, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो इसमें से जो ब्रोमीन है ये अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, ये कैसी नहीं है, ये अक्रिय गैस नहीं है। जितनी भी ये अक्रिय गैसेस हैं अपन इनको शून्य श्रेणी में, ठीक है, शून्य श्रेणी में इसको अपन रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसको अपन को मिलान कराना है। निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए। जियोलाइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अल्ट्रामरीन्स और कार्बोनडम, इनको अपन को सही इनका मैच कराना है। तो दोस्तों जियोलाइट है उसका प्रयोग अपन काय में करते हैं, जियोलाइट का करते हैं पानी का मृदुकरण में, ए3 दो जगह है ये इसमें। चलिए दूसरा मिलाते हैं। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का प्रयोग करते हैं अपन काय में, ढलाई कार्य में। तो B4, A3 और B4, तो ये अपना बी वाला राइट होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा। इसके बाद है हमारा अल्ट्रामरीन्स। ठीक, तो अल्ट्रामरीन्स का प्रयोग अपन करते हैं काय में, धुलाई के कार्य में, और कार्बोडम का प्रयोग करते हैं कांच को काटने में। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे हो गया बी। चलिए 43वां प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग होती है। ठीक, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी अक्रिय गैसेस। तो विद्युत बल्ब में जो गैस प्रयुक्त होती है वो होती है कौन सी, नाइट्रोजन। और इसका जो फिलामेंट बना होता है विद्युत बल्ब का वो टंगस्टन का, किसका बना होता है, टंगस्टन। चलिए नेक्स्ट फिर है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, जो अपन खाने वाली एनर्जी है खाद्य ऊर्जा, उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, काय से अपन प्रदर्शित करते हैं। ए कह रहे कैलोरी, बी किलोग्राम, सी मीटर और डी KWH। ठीक है,
तो राइट आंसर इसका ए कैलोरी। ठीक। 45वां, पैरासीटामोल एक दवा है। ठीक है, सही बात है कि एक दवा है, लेकिन ये कह रहे काय की है, पीड़ानाशक एवं ज्वरनाशी, बी पीड़ानाशक, सी ज्वरनाशी और डी नासल ड्रॉप के रूप में। तो दोस्तों जो पैरासीटामोल है वो क्या है, एक पीड़ानाशक एवं ज्वरनाशी एक दवा है। ठीक है, पीड़ानाशक एवं ज्वरनाशक दवा है। चलिए 46वां, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है। ठीक। तो दोस्तों जब हम लोग बीमार होते और डॉक्टर के पास जाते तो वो बोलते हैं एमपी विडाल, एमपी विडाल कर दें, मलेरिया एमपी और विडाल किसके लिए, टाइफाइड के लिए। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। विडाल जो होता है वो टाइफाइड के जांच के लिए किया जाने वाला एक टेस्ट है। तीसरा है 47वां प्रश्न है कि सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है, कितना होता है सामर्थ्य। तो जो सामान्य व्यक्ति का होता है वो 0.05 से लेकर 1 HP तक व्यक्ति की क्षमता होती है। राइट आंसर हो गया बी। 48वां प्रश्न, पुरुषों के बंध्याकरण, ठीक है, बंध्याकरण, कहाँ जा रहे हो भाई, पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, ए हिस्टेरोटोमी, बी सुपरमेक्टोमी, सी वैस्किटोमी और डी गैमेटेल्टोमी। दोस्तों जो पुरुषों का बंध्याकरण होता है, या आसान भाषा में कहा जाए तो ये पुरुष नसबंदी की बात कर रहे हैं, किसकी, पुरुष नसबंदी की बात की जा रही है यहाँ पे, तो उसको अपन लोग कहते हैं वैस्कोटोमी। राइट आंसर क्या हो गया, सी वैस्कोटोमी। चलिए ठीक। 49वां क्वेश्चन है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, ए रैम, बी रोम, सी हार्ड डिस्क और डी फ्लॉपी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रैम में अटक जाता है। कहाँ पर, ए रैम में। ठीक, रैम, RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक। चलिए, और ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न, 50वां प्रश्न सीरीज का। निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है, द्वितीय संचयक यूनिट। ठीक है, ये स्टोरेज डिवाइस की बात हो रही है, स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक, रैम ही हो गई, ये तो प्राइमरी है ना, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। क्या है ये, रैम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। बाकी DVD हुआ अपना, फ्लॉपी, चुंबकीय टेप, ये सारे क्या हैं, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं, सेकेंडरी। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कैसा लगा आप सबको आज पढ़ के, और साथ ही साथ अगर नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और खूब ज़ोर शोर से तैयारी करते रहिए। ठीक है, और एक अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। और चूँकि फॉर्म काफ़ी अधिक डले हैं, 50 लाख, मगर ये समझिए कि ज़्यादातर जो फॉर्म हैं वो केवल फॉर्म नाम के लिए डले हैं। ठीक है, कंपटीशन आपका इतना अधिक नहीं है, आपको लड़ना है सिर्फ 2-3 लाख लोगों से। तो आप लोग मेहनत कीजिए और उसमें अपना एक स्थान पक्का कीजिए। आप सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।